अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी जेल में वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ट्रायल का क्या बन रहा है इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब ने दो खबरें ब्रेक की हैं और उनकी खबरें भी बड़ी ज़ोरदार हैं, जिसकी बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उनके इस्तीफ़े की खबर जो है वो मार्केट में बड़ी तेज़ी से फैली है और उसकी तरदीद और तस्दीक का सिलसिला भी जारी है। इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर भारत किस मुश्किल में पड़ा हुआ है और ट्रंप ने तो जैसे मोदी को फ्राई करके रख दिया है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो इंडिया की तरफ से रिस्पांस है उसकी कहीं ना कहीं आपको तारीफ़ ज़रूर करनी पड़ेगी। भले हमें तो खुशी हो रही है कि ट्रंप जो है वो मोदी को ठीक ठाक लताड़ है, लेकिन जहाँ तक उनका उनके मुल्क के लिए पब्लिक इंटरेस्ट है और ये रियल वाला पब्लिक इंटरेस्ट है, तो उसमें वो जो बात और उनका जवाब है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल हुआ उससे मुतल्लिक सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के मेन वकील हैं वो वापस आ चुके हैं बैरून मुल्क से। और आज जब वो अंदर मौजूद थे अडियाला के, तो उन्होंने इस बात के ऊपर सख्त एहतजाज किया कि जो वकला हैं उनमें से सिर्फ एक या दो वकला को भेजा जाता है अंदर और बाकी जो वकला हैं जो पूरे मिल के ज़ाहिर साथ तैयारी करते हैं तो उन वकला को बाहर रोक दिया जाता है। और उनका ये कहना था ये किसी तौर भी एक फ़ेयर ट्रायल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उनकी जो लॉयर्स की टीम है और फिर इसके साथ साथ मीडिया के नुमाइंदे भी, इनको बाहर रखा जाता है अडियाला जेल से। तो ये कई दफ़ा कोर्ट में तय हो चुका है रूल कि इस तरह का ट्रायल जो है वो गैर कानूनी होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने आज जज साहब को वाज़े कहा कि अगर आपने इसी तरह से ट्रायल चलाना है तो फिर माजरत के साथ हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद फिर उनके एहतजाज के बाद एक और वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनको भी अंदर बुला लिया गया और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की एक बहन डॉक्टर उज़मा खान को अंदर बुलाने की इजाज़त मिल गई। बाकी जो दोनों बहनें थी वो फिर एज़ यूजुअल बाहर इंतज़ार करती रहीं। सलमान अकरम राजा साहब भी बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन कम अज़ कम दो और वकला अंदर चले गए। इसके बावजूद भी सलमान सफदर साहब इस बात के ऊपर मुतमईन नहीं थे और उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया कि इसके अलावा हम अलग से इसके ऊपर दरख्वास्त दे रहे हैं और अगर आइंदा समात पर सलमान अकरम राजा साहब अंदर साथ उनकी मुआवनत के लिए मौजूद ना हुए तो फिर वो इस ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अब जज साहब ने यकीन दहानी तो कराई है कि जी इसको बेहतर कर लिया जाएगा सिचुएशन को, लेकिन अब जज साहब की कितनी चलती है वो देखते हैं। बाकी ये भी इमरान खान साहब की तरफ से जब शिकायत की गई कि उनकी सहूलियात के हवाले से कितनी उन्हें तंगी है, बार बार सख्तियाँ की जाती हैं, तो अब ये पता चला है कि उनका टीवी बंद है लेकिन अखबार उनका अब बहाल है। उसके ऊपर भी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि उनकी बुक्स जो फ्राहम नहीं की जा रही। तो फिर ये पता चला कि उसी वक्त फिर जज साहब ने लिस्ट भी मंगवाई और उनकी बुक्स जो थी कुछ बुक्स भी उसमें से प्रोवाइड की गई इमरान खान साहब को और सहूलियात की फराहमी के लिए भी उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत जारी की। लेकिन ये तो सिलसिला कई दफ़ा हो चुका है कि हिदायत जारी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जज साहब की हिदायत पर अमल दरामद नहीं होता। तो उनके ऑर्डर्स को किस तरह से पामाल किया जाता है ये तो अब एक ऐसी बात है जो कि सबको मालूम भी है। अफसोस की बात ये कि जजेस इसके ऊपर कोई नोटिस भी नहीं लेते और अब कुछ बॉदर भी नहीं करते कि उनकी किस तरह से बेतौकीरी हो रही है। बहरहाल ये अंदर की सारी सूरत हाल थी ट्रायल के हवाले से। लेकिन जो इस दौरान इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई उनकी बहन से, उनके बहन के थ्रू फिर अलीमा खान साहिबा ने मीडिया को बताई, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो जनाब अलीमा खान साहिबा ने आज बताया कि इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर जो आज 5 अगस्त का एहतजाज है उसके हवाले से गुफ्तगू की और सबको इस पर वो खुश हुए कि इतनी फस्तायत के बावजूद पंजाब में भी लोग निकले हैं, बाकी भी सूबों में लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तो इमरान खान साहब इस पर खुश भी हुए, मुतमईन भी हुए और उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया कारकुनों को भी, पार्टी के लोगों को भी और अपने अवाम को भी। और उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये एहतजाज इस बात का सबूत है कि आप एक ज़िंदा कौम है और जो तारीख शब इस वक्त एक चल रही है मुल्क में, इसकी कहीं ना कहीं सहर ज़रूर होगी। और उन्होंने इस बात के ऊपर सबको फिर से याद दिलाया कि ये जो तहरीक है कुर्बानी मांगती है, मैं अपनी फैमिली समेत कुर्बानी दे रहा हूँ। तो आपको भी अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, इस मुल्क को अजीम बनाने के लिए और इसमें रूल ऑफ लॉ के लिए आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, खौफ के बुत तोड़ने होंगे। तो ये आइंदा जो 14 अगस्त की डेट रखी है उसके लिए इमरान खान साहब का फिर से मैसेज है कि आपने इसी तरह से बाहर निकलना है और अपनी आवाज़ को पहले से भी ज़्यादा तवाना बनाना है।
इसके साथ साथ उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को भी हिदायत की है कि आप लोगों ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज़ करना है, इनको लीडरशिप फ्राहम करनी है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग निकलना चाहते हैं, लीडर की तरफ देख रहे होते हैं, तो आपने उनको लीडरशिप फ्राहम करनी है और उनको लेके निकलना है। और अब ये तमाम जो इसमें हिलो हुज्जत है उसको ख़त्म करना होगा और बाहर निकलना होगा। यही एक रास्ता है मज़ाहमत जिससे आप अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो ये वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब का। इसके साथ साथ उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के हवाले से जो तमाम रहनुमा और ओहदेदारान हैं इसके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनको भी ख़राज तहसीन पेश किया कि वो अपनी एफ़र्ट करें और इस मुश्किल दौर में मुश्किल तरफ खड़े हैं। और ख़ास तौर पर इन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, जो उनके इत्तेहादी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन सब का शुक्रिया भी अदा किया और इनको ख़राज तहसीन भी पेश किया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ऑपरेशन जारी हैं उसके ऊपर फिर से ये तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं सिर्फ इजहार किया बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया कि इसको बंद करवाया जाए और KP हुकूमत इसको ख़त्म करवाए। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, वहाँ पे जरगा सिस्टम है, उसी के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए, लेकिन किसी तौर भी इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि आप ऑपरेशन करें, वो भी मकामी आबादी के ख़िलाफ़। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब ने की जो इससे पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि इस तनाजुर में किसी ने की हो। इमरान खान साहब ने कहा कि आपको याद होगा कि जब ANP की हुकूमत थी तो उस वक्त ऑपरेशंस करवाए गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, और उस वक्त भी बेसिकली इन ऑपरेशंस के पसे पर्दा ANP को बिल्कुल सियासी तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, इसकी हुकूमत और वहाँ पर इसकी एज पार्टी जो एक पॉपुलैरिटी है उसको ख़त्म करना जो है वो मकसद नज़र आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके ऑपरेशन करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस सूबे में जिस पार्टी की भी हुकूमत हो वो लोग उसके ख़िलाफ़ जाते हैं और उनको लगता है कि ये पार्टी उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके इलाक़ों में ऑपरेशन हुआ है। यही ANP के साथ हुआ और ये अब PTI के साथ करना चाहते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल में बात की है कि ऑपरेशन का कहीं ये भी मकसद है कि लोग जो है वो ANP की तरह PTI को भी भूल जाएं और उसको भी अपनी जो मकबूलियत है उससे वापस ले लें। तो ये भी इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये ख़त्म होना चाहिए मामला। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये सारी बातें तो अब उनके ट्वीट में भी आ गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से मुतालिक पूछी तफसीलात के वो उनका आना और उसमें क्या रुकावटें हैं। उन्हें बताया गया कि वीज़ा फ़राहम नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने इस पर भी एक मशवरा उन्हें दिया है कि इंटरनेशनली अगर वो इस मामले को उठाएँ तो फिर ये हुकूमत पर दबाव आएगा और वो वीज़ा देने पर मजबूर होंगे और फिर उसके बाद उनका यहाँ पर जो आना है वो आसान होगा। तो इससे एक दफ़ा फिर ये बात वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब तो ख़ुद अपने बच्चों से मिलने के मुंतज़र हैं और ये जो जितनी ख़बरें थी मीडिया में कि जी उन्होंने मना कर दिया या पीछे उनकी वालदा ने मना कर दिया और ये सब बातें, ये सब फेक न्यूज़ थी और वो आना भी चाहते हैं और इमरान खान साहब बुलाना भी चाहते हैं। अब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बीच में उसके ऊपर जो है हुकूमत अगर कोई रुकावट डाल रही है या कोई सोच विचार कर रही है तो उसके ऊपर एक इमरान खान साहब का मशवरा भी आ गया है कि अगर इंटरनेशनली इसके ऊपर, जैसे उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्हें बताया गया इमरान खान साहब को, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि मज़ीद भी अगर वो इंटरनेशनली इस पर बात करें तो उनके लिए फिर उन्हें भी पता नहीं कि किधर से इनको जाके दबाव पड़ता है, तो फिर इसलिए वो ऐसी उन्होंने कहा कि अगर ये आएंगे और 1-2 इंटरव्यूज़ तो उसके बाद फिर आपको इसका असर नज़र आएगा। तो ये जी इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू और जेल ट्रायल का अहवाल। और उसके बाद अब इससे आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि जो एक बहुत ज़ोरदार ख़बर आज मोहम्मद मालिक साहब ने दी है वो ये है कि जी 2000 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मोहम्मद मालिक साहब बताते हैं कि जनाब जून जुलाई में मीटिंग्स हुई हैं कुछ हाई लेवल की, जहां पर ये डिस्कशन हुई, ये इंकशाफात हुए, ये निशानदही हुई कि 2000 से ज़ायद अरब रुपए की मुबैना करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये स्पेशली इसमें आप याद रखिए कि पिछले 2-3 साल की बात हो रही है, मतलब कि आफ्टर इमरान खान हुकूमत के बाद के इरा की बात हो रही है। तो उस सारे पीरियड के दौरान जो करप्शन हो रही है वो मुख्तलिफ महकमों, मुख्तलिफ शोबों में है। और ये भी उन्होंने कहा कि जनाब इसमें 2 लिस्टें बनाई गई हैं। एक लिस्ट तो वो है जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं और आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इस तरह मुख्तलिफ लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसकी एक लिस्ट भी बनाई गई है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जो कि SIFC पे ख़ास तौर पर एक प्रोजेक्ट जो
लगना था सिंध में, और वहाँ पर जो है सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि जानबूझ के ब्यूरोक्रेसी ने उसको डिले किया है, ऐसी कुछ निशानदही हुई, जिसके बाद ख़ास तौर पर उस प्रोजेक्ट के हवाले से ब्यूरोक्रेसी के लिए एक लिस्ट जो है वो बनाई गई है कि वो क्यों इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर डिले क्यों गैर ज़रूरी किया गया। तो ये ख़बर जो है वैसे तो शायद आपको पाकिस्तान के हालात और तनाजुर में तो बड़ी नॉर्मल सी लग रही हो कि जनाब पाकिस्तान में तो करप्शन होती रहती है और निशानदहियाँ भी होती रहती हैं, लेकिन ये जब इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और इतने बड़े बड़े करप्शन के मामलात जो हैं वो सामने आने लगें और बाकायदा सामने लाए जाने लगें, तो समझ जाइए कि उस हुकूमत के लिए कुछ सब अच्छा नहीं होता। ये वो पॉइंट है जो हम हमेशा अपनी तारीख़ में देखते रहे हैं कि जब किसी हुकूमत के साथ मामलात ख़राब होने का आगाज़ होता है तो अक्सर उनके ऊपर दबाव डालने के लिए फिर ये स्कैंडल्स आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसको फिर मीडिया में प्रॉपर स्पेस भी मिलने लगती है। वरना वो हुकूमत जो इस वक्त बड़ी ब्लू आई बनी हुई है मीडिया की, उसके तो बारे में सिर्फ तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे होते हैं, अचानक जब उनके अंदर इस तरह की ख़बरें आना शुरू हो जाएं कि जनाब अब स्कैंडल यहाँ पे आ गया जी, फ़लाँ बंदे से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खुश नहीं है और फ़लाँ जगह पे ये इशू आ गया, वहाँ पे इतनी बड़ी करप्शन हो गई, तो ये बेसिकली नुक्ताए आगाज़ आम तौर पर हुआ करता है कि जनाब मामलात कुछ गड़बड़ेशन की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि होना हमाना तो पता नहीं इन करप्शंस का कभी है या नहीं, क्योंकि हमने तो अपनी होश में हमेशा ये सुना है कि भाई बहुत करप्शन होती है, लेकिन हर कोई आके सियासतदान भी अपने आप को दूध का धुला साबित करता है और हर ब्यूरोक्रेट भी अपने आप को दूध का धुला साबित करता है। कभी हमने नहीं देखा कि किसी की करप्शन जो है वो इस तरीके से पकड़ी गई हो कि आप कहें कि जी वाकई उससे कौमी ख़जाने को कोई अरबों रुपए वापस आए हों और हम कहें कि वाह भाई किसी ने एहतसाब का नारा लगाया तो वाकई उसको पूरा किया। तो आम तौर पर ये एहतसाब के नारे, ये करप्शन के ख़िलाफ़ जाकर कला कमा करने के जो दावे और वादे होते हैं और नारे होते हैं, ये सिर्फ बेसिकली या तो दबाव लाने की कोशिश होती है या ये आप यूँ समझ लें कि ढकोसले होते हैं नए, ताकि अवाम इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा अगर ये कह रहा है कि जी मैं एहतसाब करके और करप्शन ख़त्म करूँगा ये वो, तो जनाब ये बड़ा लॉयल बंदा है और सारे उसके पीछे जो हैं वो खड़े हो जाएं कि भाई ये मुल्क से बड़ा वफादार है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हम सुन रहे, हर डिक्टेटर ये नारा लगाता है कि जी सियासतदान तो बहुत ही करप्ट हैं और ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ही करप्ट है और मैं बड़ा दूध का धुला हूँ। हर डिक्टेटर आके बताता है कि मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन तो कोई है नहीं और ये सियासतदान जो हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं और लिहाजा ये देखें बस ये आपका हमेशा मुल्क लूट के खा गए हैं और मैं मुल्क बचाने आया हूँ, आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। तो जो सादा लोग आवाम है वो समझते हैं कि भाई बात ठीक ही कर रहा है, भाई ठीक है, वाकई सियासतदानों से लोग तंग भी होते हैं, तो वो फिर आके उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन असल सूरत हाल ये नहीं है। बात सिर्फ यहाँ पर आके नहीं कभी रुकी कि जनाब वाकई सिर्फ सियासतदान ही करप्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि सियासतदान बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे सियासतदानों की एक लंबी लिस्ट है जो करप्ट भी हैं, जो माल बनाते हैं, जो सब आपको पता है 2 नंबर काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी उससे ज़्यादा बड़ी करप्ट है, वो उनको पूरी तरह सहूलत भी फ्राहम करती है, ख़ुद भी खूब पैसे बनाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपके बाकी जो इदारे हैं वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आपके जर्नलों के जितने पैसे निकलते हैं वो भी आपको पता है कि किधर किधर प्रॉपर्टियाँ निकलती हैं, क्या क्या होता है। और जो आपके अदलिया है उसमें आप देख लें तो ये कहीं सिलसिला रुका ही नहीं है। जिसको मौका मिला है उसने खाया ही है। और इल्ज़ाम जो है वो सियासतदानों पर आमतौर पर इसलिए आ जाता है कि ज़रा सॉफ्ट टारगेट होते हैं तो उनको पकड़ लें आप जैसे मर्ज़ी। बाकी अगर जनरल की करप्शन पे आप बात करें तो फिर तो आपको जो है वो फौरी तौर पर मुकदमात और गद्दारी के मुकदमात आ जाते हैं। शाहिद असलम साहब आपको याद होंगे जिन्होंने जनरल बाजवा के टैक्स के हवाले से और ये वो एसेट्स के ऊपर बात की थी, आज तक बेचारे जिला वतन हैं और बाहर बैठने पर मजबूर हैं। उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और अल्टीमेटली वो बेचारे दियारे गैर में पनाह लेने पर मजबूर हुए। तो जर्नलों की करप्शन पे तो कोई बात करे तो फिर उसके साथ तो ये होता है इस मुल्क में। तो मेरा मतलब ये कहने का कि ये वैसे तो बहुत अच्छी बात है और हम तो बिल्कुल हर कोई ये चाहता है कि करप्शन का जो सुराग है लगाया जाए, रिकवरी हो, कौम का ख़जाना जो लूटा गया है उसको
वापस हासिल किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये असल नीयत इसमें ये होती नहीं है, कहानी पीछे से कुछ और ही हमेशा निकलती है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये काम जो है ये किसी एक बंदे या किसी एक शख्सियत के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, बल्कि आपको हमारा सिस्टम ऐसा बनाना है। बेसिकली आइन के तहत अगर आप सिस्टम हमारा अदालती ऐसा बनाएं जहाँ पे आज़ाद अदलिया हो, शफाफ इंक्वायरीज़ हों, शफाफ इदारे हों, शफाफ ऑफिसर्स आप लगाएं, और उसके तहत एक सिस्टम ऐसा बने कि फिर उसके आगे कोई चीज़ ठहर ना पाए, चाहे वो किसी भी शोबे से लोग हों, और वो करप्शन को जड़ से ख़त्म कर सकें। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना कि ये मुशर्रफ बहुत अच्छा है भाई, इसने जो है ना वो आके करप्शन ख़त्म करनी है, तो बस वो फिर मुशर्रफ के साथ ही मामला जो है ना नारा भी ख़त्म हो जाता है। तो ये इस मुल्क के साथ ना करें। इस मुल्क के इदारों को मजबूत करना होगा, फिर ही ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और बाकी तो ये सब एक दूसरे के काने होते हैं, हर किसी ने मिल मिला के सब कुछ खाया पिया होता है, तो किसने किसको पकड़ना होता है, सीधी जो बात है। तो ये कहानियाँ जो हैं बहरहाल आई हैं, देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन आज इस तरह की एक स्टोरी जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शेयर की है, जिसके बाद उनके इस्तीफ़े की खबरें भी बड़ी गर्दिश कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी आज ट्वीट किया अचानक से, और वो बताने लगे कि जी ब्यूरोक्रेसी तो बड़ी कोई करप्ट है, और जनाब आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में शहरियत भी ले ली है और जायदादें भी बना ली हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ख़ास तौर पर जो है वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि जनाब ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसने तो प्लीद कर दिया है सिस्टम। और उसमें उन्होंने फिर उस्मान बुज़दार साहब के दौर के किसी ब्यूरोक्रेट का इशारा भी दिया कि जी उसने इतने पैसे तो सिर्फ वसूल किए हैं सलामियों के ऊपर अपनी बेटी की, ये वो। तो ये सब सारी फर्दर कहानी खुली। फिर ज़ाहिर है सहाफ़ियों ने कहानी तो खोलनी थी कि इस ट्वीट का मकसद क्या है, क्योंकि वज़ीर दिफा का काम ये तो नहीं है कि वो आके ये बताए कि जी ब्यूरोक्रेसी बड़ी जो है वो करप्ट है। भाई अगर करप्ट है तो आप लोगों की हुकूमत है, पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आप आके अगर ट्वीट कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? या तो आप ये कह रहे हैं कि जी हम बड़े कमज़ोर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, नंबर 1, या नंबर 2 ये कि आप उसके पीछे किसी और मकसद की वजह से ये ट्वीट कर रहे हैं। फिर जब कहानी खुली, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, तो जो चीज़ें निकली हैं उसमें ये पता चल रहा है कि जी एक कोई ऑफिसर है, RO जो भी थे इनके हल्के के, और अब जो वो मौजूदा ADCR है मोहम्मद इकबाल, उनके कोई पकड़े गए हैं करोड़ों रुपए के स्कैंडल, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और उसके तनाजुर में जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट की है। कुछ मज़ीद भी जो जाके मिली हैं जड़ें कि जी उनके साथ कोई वफाकी वज़ीर भी इन्वॉल्व थे, और बात जो है वो उस तरफ भी जा रही है वगैरह वगैरह। ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी कि इतने में ये खबर आना शुरू हो गई कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा रिज़ाइन कर दिया। ज़ुबैर अली ख़ान साहब हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, और वो आजकल आपको पता है वो भी बैरून मुल्क शिफ्ट होने पर मजबूर हुए। उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और भिजवा दिया है, लेकिन जब उनसे तस्दीक या तरदीद करने की कोशिश की जा रही है तो उनके नंबर्स बंद जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने तरदीद कर दी कि नहीं जी उनकी तरफ से कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, ये फेक न्यूज़ है। जबकि कुछ मज़ीद खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा ज़रूर भिजवाया, लेकिन उस इस्तीफ़े को कबूल करना है या मंजूर नहीं करना, इसके ऊपर जो है अभी कुछ गुमगू की कैफियत है। देखना है कि इसको कबूल किया जाता है या नहीं, इसलिए भी इस बात को थोड़ा सा खुफिया रखा हुआ है। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले के ऊपर कोई किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे। तो ये कहानी अब जो जिस तरह से सारी समझ में आ रही है उसमें यही नज़र आ रहा है कि जो पिछले 2-3 सालों में आपने लूट खसूट की है इस मुल्क में, और आप यकीन माने ये तो वो बातें हो रही हैं ना जो कि मतलब पीछे कहीं जिनके कोई सबूत ना हो कुछ। मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ कि ये जो खुलेआम लूट खसूट हो रही है, इसको अगर आप पकड़ने चलें तो आप देखेंगे क्या कुछ हो रही है। अब मैं ये खुलेआम की जब बात करती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब ये चीनी स्कैंडल, ये तो सीधा सीधा आपके सामने बात है ना कि जो अरबों रुपए बने हैं और किसी के जेब में तो गए हैं ना एक्स्ट्रा पैसे। जो सारी इसमें पॉलिसी बनी है वो कैसे बनी है। इसी तरीके से पता चलता जी ये इतनी गाड़ियाँ मंगवा ली जी नई, जजेस को भी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारों को नई गाड़ियाँ जी लश पश मंगवा के करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, बल्कि मेरे ख्याल अरबों में ही शायद कीमत चली गई हो, तो नहीं तो करोड़ों में तो है ही है मस्ट जी, वो मंगवा दी। अब जी ब्यूरोक्रेसी में, अब जी कल पता चल रहा है जी 4 करोड़ रुपए निकाले गए हैं वफाकी वज़रा की घर की तज़ीनो आराइश के लिए। ये सब तो हो रहा है। तो ये क्या लूट खसूट नहीं है कि आप कौमी ख़जाने का इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हो कि आपको समझ ही नहीं लग रही कि आप इतनी इतनी ग्रांटें जो बांट रहे हैं, जो जजेस को नवाज रहे हैं, जो मुरातें दे रहे हैं, और जो ये गाड़ियाँ बट रही हैं, मैं कहती हूँ आप ये इस तरीके से मुल्क को दोनों हाथों से नहीं पैरों से भी लूटा जा रहा है। ऐसे कि जैसे इन लोगों को ये लग रहा है कि आज कोई आखिरी रात है, क़यामत हो जानी है सुबह, तो लिहाजा हम जितना लूट सकते हैं लूट लें, या फिर इनको ये है कि ये आखिरी हमें मौका मिला हुआ, इसके बाद हमें मौका नहीं मिलना। तो जो चीज़ें ये जब कभी आगे खुलेंगी ना तो आप लोगों के
मैं कहती हूँ होश ठिकाने आ जाएंगे कि जो इस मुल्क के साथ इन लोगों ने किया है। एक तो ये नाजायज़ आए, बिल्कुल यानी एक गैर कानूनी हुकूमत और करप्शन और चोरी करके पूरा जो मैंडेट है उसके साथ आए। जो इन्होंने इंसानी हकूक़ की और आइन की पामालियाँ की, वो सारे जराइम इनकी अपनी जगह मौजूद हैं। और उसके साथ ये भी कि ये सब करके आगे भी कोई इन्होंने मुल्क के लिए खैर के काम नहीं किए। इन्होंने फिर मुल्क के साथ ये किया है कि उल्टा लोगों के पैसे भी खाएं। तो ये सारा कुछ जो है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। बहरहाल ये तमाम ख़बरें जो हैं हुकूमत के लिए आना मेरे ख्याल से तो ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। बाकी देखते हैं आगे बढ़ के मामलात क्या होते हैं। और लास्टली जी, भारत पर 50% ट्रंप साहब ने मज़ीद टैरिफ आयद कर दिया है। यानी पहले 25% था, 25% और आयद कर दिया, तो टोटल टैरिफ जो है वो 50% हो गया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगी मसनूआत हो जाएंगी इनकी इंडिया के लिए कि बेहद उनको नुकसान होगा इसमें, एक्सपोर्ट्स में। तो इंडिया का इसके ऊपर जवाब आया। उन्होंने कहा है कि जो भारत की 1.5 अरब आबादी है उनके मफादात सबसे मुकद्दम है। अमेरिका के इक़दामात गैर मुनसिफाना, बिला जवाज़, गैर माकूल हैं। भारत कौमी मफादात के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। तो अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो इस बात के ऊपर रजामंद नहीं है जो डील ट्रंप इंडिया को देना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि रशिया से भारत ना ऑयल ले, और भारत जो है वो रशिया से ऑयल ले रहा है। हालांकि ये बड़ी मुनाफिकाना सी पॉलिसी है। बहुत से यूरोप के ममालिक जो हैं वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है। इवन पाकिस्तान पे भी और भारत पे भी किसने किस मुल्क से तिजारत करनी है, ये उस खुद मुख्तार मुल्क की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। उसमें अमेरिका को चाचा मामा नहीं बनना चाहिए। लेकिन यही अफसोस की बात है कि इसी बात की पादाश में इमरान खान साहब से भी अमेरिका की नाराज़गी हुई, जब इमरान खान साहब ने भी अनाउंस किया कि रशिया से हम ऑयल लेंगे, सस्ता लेंगे, और अमेरिका जो था उस बात के ऊपर नाराज़ हुआ। और अब ऐसी ही कुछ सूरत हाल का सामना नरेंद्र मोदी साहब को भी हो रहा है कि जहाँ पर वो अगर ट्रंप के सामने नहीं उस तरह से हर बात मानने के लिए तैयार, तो दूसरी तरफ ट्रंप उनकी बेइज्जती भी रोज़ कर रहा है और साथ में उनके ऊपर जो है वो टैरिफ लगा के इतना महंगा उनको माशी तौर पर दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितनी देर इंडिया ये प्रेशर सस्टेन करता है ये तो देखना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में कोई बाजवा नहीं है कि जिसको कोई साइफर भेज के ट्रंप साहब ये कहते कि जनाब अपने वज़ीर आज़म को हटा दो, वरना फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।